स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट टाइम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिटेल में बात की थी और आज बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो चलें, सबसे पहले ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है? यह है मंथली एग मैचुरेशन, यानी मंथली जो है वो एग की प्रोडक्शन कह लें, एग की मैचुरेशन कह लें कि मंथली जो है वो एग जो है वो जब मैच्योर होता है और यूट्रस जो होता है, यूट्रस की वॉल जब बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जब यूट्रस की वॉल को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, तो इस साइकिल को, ये जो मंथली साइकिल होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो यहाँ पर एग की मैचुरेशन हो रही है और दूसरा जो है वो यूट्राइन यानी यूट्रस की वॉल जो है वो प्रिपेयर हो रही है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेसिकली, अगर हम देखें कि किस किस एनिमल्स के अंदर जो है ये पाई जाती है, कौन से एनिमल्स के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो पाई जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फाउंड, ये तमाम एनिमल्स में या तमाम मैमल्स में नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल फाउंड होती है ह्यूमन फीमेल, इंसानों की जो फीमेल्स होती हैं उनमें होता है, या फिर एप्स जो होते हैं, गोरिल्ला जो हैं, इनकी फीमेल्स के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मौजूद है। इसके अलावा दूसरे जो मैमल्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उनमें एक दूसरी साइकिल होती है जिसको हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बिगिन होती है यानी ह्यूमन फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्ट है, स्टार्ट कब होता है? अराउंड द एज ऑफ 13, यानी 13 साल की एज के करीब करीब जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब कह सकते हो कि जब प्यूबर्टी होती है तो उसी टाइम जो है वो, जब एक ह्यूमन फीमेल मैच्योर हो जाती है, प्यूबर्टी की तरफ आती है, तब जो है वो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या होती है? स्टार्ट होती है। और वो जो फर्स्ट मेंसेस होती है उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, मेनार्की। मेनार्की बेसिकली क्या है? फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला अकरेंस होता है, मेंसेस का जो पहला अकरेंस है उसको, फर्स्ट टाइम जब मेंसेस होती है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम मेनार्की कह रहे हैं। अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलती, ये 13 ईयर ऑफ एज में स्टार्ट होती है और ये स्टॉप जो हो जाती है फीमेल में, ये बेसिकली स्टॉप होती है अराउंड द एज ऑफ 50, अराउंड द एज ऑफ 50, यानी 50 साल की एज के करीब करीब जब फीमेल पहुंचती है तो ये क्या हो जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज बेसिकली क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। और मेनार्की क्या है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसको हम मेनार्की कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि कितने टाइम में कंप्लीट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंप्लीशन जो है ये मतलब ये कितने टाइम तक है, तो एवरी 28 डेज, एवरी 28 डेज अबाउट, यानी ये तकरीबन जो है वो हर 28 दिन के बाद जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? फिर ये रिपीट होती है, 28 दिन में ये कंप्लीट होती है। और इसको क्योंकि 28 दिन समझ लें कि मंथ, करीब करीब एक मंथ लगता है, तो इसी वजह से इसको हम कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल मींस मेंसेस जो है वो कहाँ से लिया है? मंथ से लिया गया है ये। नॉर्मली जरूरी नहीं है कि हर फीमेल के अंदर ये 28 डेज तक ही हो, कुछ फीमेल में ये 20 डेज में भी कंप्लीट हो जाती है, कुछ फीमेल में ये 35 डेज में भी कंप्लीट होती है। लेकिन अगर 35 डेज से ज्यादा हो रही है तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, और 20 डेज से कम हो रही है तो ये भी प्रॉब्लम होता है। मतलब 20 से लेके 35 डेज तक अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो ये साइकिल क्या है? ये साइकिल एक तरीके से नॉर्मल होगी। इससे कम होगी तो कोई अबनॉर्मलिटी आ जाएगी, ज्यादा होगी तो कोई अबनॉर्मलिटी हो सकती है। अच्छा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम यहाँ पर स्टेजेस देखें, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो कितनी स्टेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली जो स्टेज है वो है मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन फेज।
पहली फेज मेंस्ट्रुएशन फेज है जिसको हम एम फेज भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो दूसरी फेज है वो है फॉलिकल फेज या इसको प्रोलिफरेशन फेज भी कहते हैं, या इसको आप एफ फेज भी कह सकते हो। इसके अलावा एक ओव्यूलेशन फेज है, और लास्ट वन जो है वो है कॉर्पस ल्यूटियम फेज। ये 4 फेजेस हैं किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो इन 4 स्टेजेस में से जो है वो, अच्छा देखें यहाँ पर 4 स्टेजेस जो हैं, इनमें सबसे पहली स्टेज है मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसको मैं पहली स्टेज से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा आपको समझाना सेकंड स्टेज से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद फिर मैं आऊंगा किसकी तरफ, मेंस्ट्रुएशन फेज की तरफ। आपकी बुक में सबसे पहली स्टेज मेंस्ट्रुएशन फेज दी हुई है, लेकिन वो क्यों दी हुई है उसकी मैं रीजन भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा फॉलिकल फेज से। अब देखो बेसिकली अगर हम बात करें सबसे पहले वाली फेज की, फॉलिकल फेज की, तो अगर हम फॉलिकल फेज की बात करें जो कि सेकंड स्टेज है किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहीं पर जो है वो होगी। ये ओवरीज हो गई, ओवरीज के बाद ये ओविडक्ट हो गया, ये दूसरी ओवरी हो गई ये, और ये दूसरी ओविडक्ट हो गई, और ये क्या हो गया, ये यूट्रस और ये वेजाइना। चलें, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ओवरी और ओविडक्ट और यूट्रस, ये 3 चीजें, इसका इतना क्रॉस सेक्शन यहाँ पर सिर्फ इतना पोर्शन ड्रा करूंगा आपको समझाने के लिए। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ से स्टार्ट, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रही है पूरी। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवरीज के अंदर जो चेंज आते हैं वो एक तरीके से ओवेरियन साइकिल होती है। यूट्रस में जो चेंज आता है उसको आप यूट्राइन साइकिल कह लें। लोग मिलाकर दोनों को क्या कह लें, दोनों को मिलाकर कह लें आप इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सेकेंड स्टेज से मैंने कहा मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा, और वो कौन सी है, वो है फॉलिकल फेज। तो देखें फॉलिकल फेज क्या है, पॉइंट्स लिख, यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। देखो फॉलिकल फेज इसको कह क्यों रहे हैं, यहाँ पर असल में होता क्या है, सबसे पहले तो एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड इन ब्लड। इस फेज में क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, कहाँ से, ब्लड से, ब्लड में। और ये ब्लड में हार्मोन आता कहाँ से, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ मैंने सिंपली पीजी लिख दिया है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन मैसेज देता है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, हाइपोथैलेमस। अब मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ। अब देखें यहाँ से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड, यह है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये एक फीमेल की ओवरी है, मिसाल के तौर पे ये एक फीमेल की ओवरी है। अब ओवरी के अंदर आपको पता है बहुत सारे जो हैं वो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, ये ओवेरियन फॉलिकल है। और ओवेरियन फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं, इमेच्योर एग होता है, oocyte जिसको कहते हैं। तो ये ओवेरियन फॉलिकल के अंदर क्या है, एग है। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा ये ओवरी में आएगा, ब्लड के थ्रू ही आएगा, और फिर ये इन जो फॉलिकल्स होते हैं ओवेरियन फॉलिकल, इनको क्या करेगा, इनको स्टिमुलेट करेगा, यानी इनको राइप करने में, इनको मैच्योर होने के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या हो गया, इसका काम ये हो गया, स्टिमुलेट द डेवलपिंग
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सीक्रेट होगा उसका काम क्या है? स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट कह लें क्या? मैच्योरेशन ऑफ मैनी फॉलिकल इन द ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे और उन फॉलिकल्स को जो है वो स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करें, वो मेच्योर हों, वो राइप हो जाएं, सही है ना, अपने अंदर जो इनका एग है उसको भी जो है वो मेच्योर करें। तो क्या होगा, बहुत सारे फॉलिकल स्टिमुलेट होने की जो है वो मैच्योर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल, ओनली वन फॉलिकल मैच्योर। हाउएवर ओनली वन फॉलिकल मैच्योर, यानी देखें इतने तमाम फॉलिकल्स थे लेकिन इन फॉलिकल में से सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर हुआ। अब चले मैं इसको कर देता हूँ ये वाला फॉलिकल, ये क्या हो गया, ये मैच्योर हो गया। और जो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है उस फॉलिकल के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ग्राफिन फॉलिकल। वो फॉलिकल कौन सा है? वो है ग्राफिन फॉलिकल, जो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है। बाकी जो फॉलिकल होंगे, बाकी जो ये फॉलिकल जो मैच्योर होने की जिन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाए, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएंगे, वो डीजेनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा? रेस्ट ऑफ follicle do not develop and ultimately degenerate। अब ये वाले जो फॉलिकल थे ना, ये दूसरे आपको नजर आ रही है, ये फिर जो है वो डेवलप नहीं हो सके और क्या हो जाएंगे, ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ये खत्म हो गए। दोबारा एक सिर्फ फॉलिकल मैच्योर हुआ और जो फॉलिकल मैच्योर हुआ उसको हम ग्राफिन फॉलिकल कह रहे हैं। बाकी दोबारा जो दूसरे थे वो क्या हो गए, वो डीजेनरेट हो गए। अच्छा, इसके अलावा अब क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, इसके अलावा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस a hormone of its own called एस्ट्रोजन। यानी ये जो अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल को जो है वो डेवलप करवा दिया, इसके अलावा इस ओवरी को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा कि जो एक ओवरी से जो एक हार्मोन रिलीज होता है उस हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा कि ओवरी वो हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर दे। और ओवरी के वो कौन से सेल्स होंगे जो इस हार्मोन को प्रोड्यूस कराएंगे? तो कहता है कि फ्रॉम, कहां से ये एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा? इट सिक्रीट फ्रॉम द degenerating ovarian follicle। देखें जिनको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, जो डीजनरेटिंग ओवेरियन फॉलिकल हैं, जो डीजनरेट जो खत्म हो रहे हैं, इन्हीं जो है वो ओवेरियन फॉलिकल ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, यानी एक दूसरा हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोजन। तो अभी फॉलिकल फेस में मैंने क्या बताया कि जब एक फीमेल मैच्योर हो जाती है तो उसके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो फॉलिकल होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं, उनको मैच्योर या उनको डेवलप करने के लिए जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। बहुत सारे फॉलिकल मैच्योर होने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मैच्योर हो पाता है, और जो मैच्योर होता है उसको हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। मिसाल के तौर पे ये कौन सा है, ये है ग्राफिन फॉलिकल।
बाकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ये जो डीजनरेटिंग फॉलिकल्स हैं जो ये खत्म हो गए, इनको स्टिमुलेट करता है कि वो ओवरी का अपना हार्मोन सीक्रेट करें, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोजन। अब यहाँ पर आपने हार्मोन्स के काम याद रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने भी आपको किस हार्मोन का काम बताया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अब हम देखते हैं ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हुआ है ओवरी से, ये एस्ट्रोजन हार्मोन फिर क्या काम करेगा। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हुआ है, तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है, इधर देखें। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो काम होता है, एक तो एस्ट्रोजन ये करता है कि इट अफेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने आपको बताया था कि ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सीक्रेट कर रहा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास आया था, ओवरी के पास आकर फॉलिकल्स को क्या करवा दिया था, स्टिमुलेट करके उसमें ग्राफिन फॉलिकल बनवाया था। अब फिर क्या हुआ, ये जो एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा, तो ये एस्ट्रोजन जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये एस्ट्रोजन जाएगा ब्लड के थ्रू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, और जाकर क्या इसको जो है वो मैसेज देगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। क्योंकि मेन फंक्शन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये था कि ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर कराना था, वो मैच्योर हो चुका, अब इसका कोई इतना फंक्शन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो इसकी सिक्रीशन को क्या कराएगा, ये इनहिबिट कराएगा। एक हार्मोन का जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो दूसरा हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन रुक रही है। और आपको पता है इस किस्म का जो फीडबैक होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये नेगेटिव फीडबैक देगा। ये जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए कौन सा फीडबैक है, ये नेगेटिव फीडबैक। इसके अलावा क्या काम करेगा ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये इनिशिएट द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल। देखें ये ओवरी है, पर यहां मैं इसको एक बार फिर ड्रा कर देता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो ये ओवरीज हो गई, ओवरीज के बाद ये ओविडक्ट, एक ही ओविडक्ट बना रहा हूँ पूरा कंप्लीट, दूसरे नहीं बना रहा हूँ। ये यूट्रस हो गया। अब ये यूट्रस की जो इनर वॉल है, ये अंदर की तरफ की जो वॉल है, इनर वॉल को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये इनर वॉल है। अब ये जो इनर वॉल है ये, अब इसमें क्या करता है, इनिशिएट द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, यानी ये यूट्रस की जो इनर वॉल है एंडोमेट्रियम, इसको थिक करता है। कैसे थिक करेगा, यहाँ पर न्यू सेल्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एंडोमेट्रियम में जो है वो नए सेल जो है ये बनना शुरू हो गए, और इस तरह क्या हुआ, यूट्रस की जो इनर वॉल थी वो क्या हो गई, वो थिक हो गई। और वैसे भी जो प्रीवियस जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसकी वजह से जो यूट्रस की वॉल रप्चर हो जाती है, उसको दोबारा क्या करता है, ये रिपेयर करता है, आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज देखें, यहां पर जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ता है, और किसका लेवल कम हो जाता है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो गया। आप देखें ना यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ा, एस्ट्रोजन लेवल का जब कंसंट्रेशन या ओवरीज से जो है वो क्या रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अभी एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल है ये क्या हो गया, ये कम हो गया, ये सिक्रीशन इसकी क्या हो गई, लो हो गई। अब ये जो कंडीशन होती है कि जिसमें क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या हो गया, वो लो हो गया। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या हो गया, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या हो गया, वो हाई हो गया। अब देखें एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब कम होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन जब हाई हो जाता है,
तो वो क्या इनिशिएट करता है, उसकी वजह से जो इनिशिएशन होती है वो किसकी होती है, इट इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनिशिएट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा था ना, लेकिन जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक दूसरा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको पता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों किस में आ जाते हैं, इन दोनों को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। तो अब क्या रिलीज हो जाएगा, अब रिलीज हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यहीं से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अब दूसरी स्टेज शुरू हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन फेज। लेकिन ओव्यूलेशन फेज बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फोलिकल फेज होती है, इट लास्ट फॉर 7 days, यानी ये कितने दिन चलती है, ये इट लास्ट फॉर 7 days, यानी 7 दिन तक जो है ये होती है। चले अब आ जाते हैं हम दूसरी फेज की तरफ, जो कौन सी है, जो है ओव्यूलेशन फेज। लेट्स टॉक अबाउट ओव्यूलेशन। अच्छा, ओव्यूलेशन की फेज की बात करें तो ये इतनी कोई ज्यादा मतलब ये ज्यादा इतनी ज्यादा टाइम नहीं लेती, इट लास्ट नॉट मोर देन 3 days। एंड जितनी भी स्टेजेस होती हैं इनमें अगर सबसे छोटी स्टेज जो है वो कौन सी वाली फेज है, वो यही है ओव्यूलेशन फेज, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा ये नहीं होती। अच्छा, ये स्टेज बेसिकली इस स्टेज को करान, जिस तरह फॉलिकुलर जो पहली, इससे पहले जो मैंने आपको फॉलिकल स्टेज बताई थी, उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा था वो फॉलिकल, उसको जो इनिशिएट कर रहा था उस फेज को, वो कौन सा हार्मोन कर रहा था, वो कर रहा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पर जो इस फेज को जो स्टार्ट करने वाला होता है, दिस स्टेज इज इनिशिएटेड बाय द increase of ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस स्टेज को जो स्टार्ट करता है वो कौन स्टार्ट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इस स्टेज में होता क्या है, ओव्यूलेशन फेज में बेसिकली क्या होता है, तो ओव्यूलेशन फेज में ये होता है कि वो जो ग्रेफिन फॉलिकल था, आपको पता है ग्रेफिन फॉलिकल कौन सा फॉलिकल था, जिस ओवेरियन फॉलिकल को बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने मैच्योर किया था, उसको हम क्या कह रहे थे, ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल ऑफ द ओवरी रप्चर, और इसको रप्चर कौन कराता है, किसके एक्शन से रप्चर होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के, एंड ओवम इज रिलीज। यहां पर फिर मैं ओवरी ड्रा कर रहा हूं, ओवरी के अंदर ये ग्रेफिन फॉलिकल है, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर ये एग है, ओवम है, सेकेंडरी ओवम है। ये ओवम जो है क्या होगा, इस ग्रेफिन फॉलिकल की जब वॉल रप्चर होगी, ग्रेफिन फॉलिकल की वॉल जो है वो रप्चर होगी, और ये जो ओवम होगा ये रिलीज होकर यहां से कहा गया, यहां से ये कहां पर आ जाएगा, ओवी डक्ट में। और इसी स्टेज को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन बेसिकली क्या है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जो रिलीज, या ग्रेफिन फॉलिकल से जो एक ओवम रिलीज होकर ये ओविडक्ट में आ रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम ओव्यूलेशन कह रहे हैं। और ये इसकी कौन सी तीसरी जो है वो स्टेज है, ओव्यूलेशन फेज। तो अब देखें ये ग्रेफिन फॉलिकल तो यहाँ पर खाली हो गया। अब जब ये ग्रेफिन फॉलिकल यहाँ पर खाली हो गया है, अब इसने आगे चलकर एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करना है, और ये हम जो है वो लास्ट इसकी जो स्टेज है साइकिल की, अब हम लास्ट स्टेज की तरफ आ जाएंगे, और वो कौन सी है, वो है कॉर्पस ल्यूटियम फेज।
इसके बाद जो लास्ट स्टेज है, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम फेज। अब इधर देखें कॉर्पस ल्यूटियम फेज में फोर्थ स्टेज है कॉर्पस ल्यूटियम फेज। अब इसमें होता क्या है कॉर्पस ल्यूटियम फेज में, देखो नॉर्मली क्या होगा कि ये अब जो है वो सबसे पहले तो याद रखो कि ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, इट इज लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कितने टाइम चलता है ये, 12 to 14 डेज, 12 से 14 दिन तक जो है ये चल सकता है, लॉन्गेस्ट जो है ये फेज है। और इसमें होता क्या है इस फेज में नॉर्मली ये होता है कि जो रप्चर फॉलिकल होता है, रप्चर फॉलिकल यानी जो ग्रेफिन फॉलिकल जो रप्चर हो जाता है, रप्चर फॉलिकल, आप देखो ये कौन सा वाला फॉलिकल है, ये है रप्चर फॉलिकल। रप्चर फॉलिकल को जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के यहाँ दो फंक्शन हो गए, एक तो काम क्या किया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, एलएच हार्मोन ने, उसने जो है वो ओव्यूलेशन में हेल्प की थी, यानी ग्राफिन फॉलिकल से एग को रिलीज करने में जो है वो क्या की, हेल्प की। दूसरे नंबर पर क्या कर रहा है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रप्चर फॉलिकल को एक येलोइश ग्लैंडुलर बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, और उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यानी ये जो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एक येलोइश ग्लैंडुलर बॉडी में, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा देखो, ल्यूटियम का मतलब ही ल्यूटियम जो है ना वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, येलो, और कॉर्पस भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बॉडी। तो रप्चर फॉलिकल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक येलो बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी तो हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम यानी ग्राफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर रहा है, किसके साथ साथ, ओव्यूल ओवम को जो है वो ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज करने के साथ साथ। अच्छा अब क्या होता है, ये इसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या काम करेगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ये एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा है, एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। और उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। और अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का यहाँ पर हम रोल देखें कि काम क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल क्या है या फंक्शन क्या है, तो इसका काम ये होता है कि इट मेंटेन एंड एनहांस म्यूकस लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। देखें मतलब क्या है इसका, मैं यहाँ पर फिगर ड्रा कर आपको थोड़ा समझाता हूँ। Again, this is a female reproductive system, and this pear shape structure is uterus. इस pear shape structure को हम क्या कह रहे हैं, यूट्रस। यूट्रस के सबसे बाहर वाली जो आउटर लेयर होती है, आपको पता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये सबसे बाहर वाली, आपको पता है बीच वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो मस्कुलर लेयर है उसको मायोमेट्रियम कह रहे हैं, मायोमेट्रियम कह रहे हैं। और सबसे नीचे वाली जो लेयर है, सबसे इनर जो लाइनिंग है, ये इसको एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। अब आपको पता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया था, एंडोमेट्रियम में की जो वॉल रहती है इसको जो है वो थोड़ा थिक कर दिया था, यानी यहाँ पर नए सेल जो है वो डेवलप हुए थे। अब क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन।
अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा आकर? प्रोजेस्टेरोन मजीद यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको मजीद क्या करेगा? मजीद थिक करेगा। और इसके अलावा ये जो सेल्स यहाँ पर मजीद डेवलप हुए हैं, इनको क्या करके रखेगा? इनको मेंटेन भी करके रखेगा। यहाँ पर कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर भी बना देगा जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे यहाँ पर। जाहिर सी बात है, अगर ये मतलब प्रोजेस्टेरोन इसके लिए प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन हो गई और एम्ब्रियो यहाँ पर आया तो उसको फूड भी चाहिए होगा, तो उसको यहाँ पर अटैचमेंट भी करनी होगी, तो इस वजह से यहाँ पर म्यूकस के जो है वो ग्लैंड्स भी यहाँ पर बढ़ा देता है। इसके अलावा एक और काम ये करता है कि इसकी तरफ क्योंकि फूड चाहिए होता है, तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई भी जो है वो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? बढ़ा देता है। ये सारे काम कर रहा है किस तरफ? यूट्रस के अंदर। तो मतलब यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। उसकी जो एंडोमेट्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल तो एंडोमेट्रियम का यहाँ पर होगा ना इस वक्त, क्योंकि एम्ब्रियो ने आकर अटैच किसके साथ होना है? एंडोमेट्रियम के लिए साथ। और जो इनिशियल उसको जो फूड मिलेगा वो भी यहीं से मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर हो रही होती है। अब एंडोमेट्रियम की ये जो नई जो ऊपर से लेयर्स बन गई हैं, इनको हम कहते हैं फंक्शनल लेयर। ये जो नीचे वाली जो सबसे लेयर है, ये तो बेसमेंट लेयर होती है ना एंडोमेट्रियम की, बेस लेयर है जो मैं यहाँ पर ब्राउन कलर में शो कर रहा हूँ। इसके अलावा ऊपर जो है ये फंक्शनल लेयर है जिन्होंने असल काम करना है। लेकिन आपको पता है कि इस कॉर्पस ल्यूटियम की जो टाइम पीरियड है वो कितना है? वो है सिर्फ जो है वो 12 दिन। ये 12 दिन तक जिंदा रहता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये देखो एग है, अगर स्पर्म यहाँ पर पहुंच गया ओविडक्ट में, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फिर आगे यूट्रस में आकर अटैच होगा, फिर मजीद जो है वो इसके यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये एक भी ज्यादा, एक अगर स्पर्म यहाँ तक आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो सही है, एक भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। तकरीबन 48 आवर्स, 48 घंटे तक ये जिंदा रहता है। इसके बाद ये एक क्या हो जाता है? ये एक जो है वो डेड हो जाता है, मतलब ये जो है वो खत्म हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी इस एग की। ये एक जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद इस एग को जो है वो फेगोसाइटोसिस के जरिए वो जो डब्ल्यूबीसीज वगैरह खाते हैं वो इसको क्या करेंगे? खा के खत्म कर देंगे। 48 घंटे तक ये एग रहेगा। अगर इसकी डेवलपमेंट, अगर ये एग सही तरीके से जो है वो क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसमें एपोटोसिस होगी, और उसके बाद क्या होगा? ये खुद ही जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसकी डेथ हो जाएगी, और उसके बाद इसको डब्ल्यूबीसीज फेगोसाइटोसिस के जरिए इसको डब्ल्यूबीसीज खा जाएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, उसके बाद क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होगा? ये भी डिजेनरेट हो जाएगा ग्रेजुअली। कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो गया? ये भी जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म हो गया। जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होना क्या हो गया? बंद हो गया। अब आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने तो इस यूट्रस की वॉल को मेंटेन, ये जो नए सेल्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन सबको किसने मेंटेन करके रखा हुआ था? प्रोजेस्टेरोन ने। और जब वो प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर यही जो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल जो लेयर एक्स्ट्रा डेवलप हुई थी, ये क्या होगा? ये यहाँ से हटना शुरू हो जाएगी। ब्लड वेसल्स भी थोड़ी रप्चर होंगी, तो ब्लीडिंग के साथ ये इनर लेयर जो है वो क्या होगी? वेजाइना के थ्रू जो है वो पास आउट हो जाएगी। वेजाइना के थ्रू जो है ये क्या हो गई? पास आउट हो गई। और ये वाली जो लास्ट स्टेज होगी जिसमें मेंसेस होगा, पेफस मेंसेस जो स्टार्ट होगा, ये जो होगी, ये कौन सी वाली स्टेज होगी? ये होगी मेंस्ट्रुअल स्टेज, जिसको आपकी बुक में सबसे पहले दिया हुआ है। पहले इस वजह से दिया हुआ है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, और इस साइकिल को जो हम काउंट करते हैं वो पहली मेंसेस से करते हैं। जब पहली जो ब्लीडिंग होती है उससे ये साइकिल काउंट होती है। तो इसी वजह से जो मेंस्ट्रुअल स्टेज है इसको कब दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल स्टेज जब हो जाएगी, यहाँ से ब्लीडिंग हो गई तकरीबन 5 दिन तक, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर जो है ये दोबारा नई साइकिल जो है वो क्या हो जाएगी? दोबारा यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो तमाम जो है वो वही सीरीज दोबारा क्या होगी? रिपीट होगी। तो देखें यहाँ पर मैंने क्या बात की? प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कॉर्पस ल्यूटियम फेज की। कॉर्पस ल्यूटियम फेज में क्या होगा? जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में फंक्शन बता दिया कि मेंटेन करेगा और एनहांस करेगा म्यूकस लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यानी यूट्रस की जो है वो न्यू जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे, म्यूकस ग्लैंड प्रोड्यूस करवाएगा, इवन के वहां पर ब्लड का सप्लाई भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लेकिन वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, if ovum is not if
ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओविडक्ट के अंदर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता या उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा, देन कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेजुअली डीजेनरेट, वह आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा तो आपको पता है फिर प्रोजेस्टेरोन भी जो है वो सिक्रीशन स्टॉप, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन भी स्टॉप हो जाएगी। और जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा, इंटरनल लाइनिंग, जिसको आप फंक्शनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस भी कह सकते हो, इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस disintegrate and slur off with blood, और वो ब्लड के साथ जो है वो जाने के थ्रू क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताई थी जो है वो स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस के अंदर मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट कराया था, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन फेज, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, और लास्ट में जो है ये कौन सी वाली फेज है, ये है मेंस्ट्रुअल फेज। और मेंस्ट्रुअल फेज में जो है वो आपकी बुक के अंदर जो जिस तरीके से लिखा हुआ है कि द प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन इज स्टॉप corpus luteum and as a result its soft spongy vascular internal lining of uterus called endometrium break off, वो break off हो जाएगी and start flowing along with blood के साथ वो flow करना शुरू हो जाएगी out through vagina in the form of menstrual flow. The first day of flow is taken as a beginning of menstrual cycle, और ये स्टेज कितने दिन चलती है, चलती है 5 days। मतलब अगर हम इन स्टेजेस की बात करें तो ये स्टेज कितने दिन चल रही है, 5 days, यानी 1 to 5, 1 to 5 ही हो गई। और फिर फॉलिकल फेज जो है वो कितने दिन अरसे चलती है, वो चल रही है 7 days में, और 7 days का मतलब आप समझ लें कि वो ये 6 से लेके 12 days तक जो है ये होगी। इसके बाद अगर आप ओव्यूलेशन फेज की बात करें तो ये कितने डेज में, ये है 3 days, और वो जो 3 days होंगे तो समझ लें कि आप इसमें जो है वो 13 to 15, 13 to 15, और लास्ट में जो है वो जो फेस होगी वो होगी कॉर्पस ल्यूटियम फेस, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेस है जो 12 to 14 डेज जो है ये चलती है, 12 to 14 डेज। और इसको अगर हम देखें तो 16 से लेके 28 डेज ये होंगे। फर्टिलाइजेशन के सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो इस वाली इसमें होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो एग होता है वो ओविडक्ट में होता है, और ओविडक्ट में जब एग होता है तो 48 आवर्स के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने कवर किया है ये सिंध बोर्ड की बुक से कवर किया है, फेडरल बोर्ड की बुक से फिर मैंने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि बेसिक जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो आपको ये बताया था। तो अब देखो ये जो इसको अगर हम थोड़ी सी इसको समराइज कर दूं, ये देखें ओविडक्ट ओवरी हो गई, ओविडक्ट हो गई, और ये क्या हो गया, ये यूट्रस हो गया। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज हो गई। इसमें क्या हुआ कि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं था तो ये यूट्रस के इनर फंक्शनल वॉल जो है वो रप्चर हुई, और उसके बाद फिर ये ब्लीडिंग के साथ जो है वो क्या हो गया, ये पास आउट हो गया। ये कौन सा वाला डे, ये डे 1 से ले डे 5 तक जो ये चलेगी स्टेज, सही है ना। इसके बाद जब यहाँ पर ये स्टेज खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा, दोबारा नए ओवेरियन फॉलिकल जो है, ओवेरियन फॉलिकल जो है वो जनरेट होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा, जो है वो क्या बनाएगा, ग्राफिन फॉलिकल। फिर जो ओवरी होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक और काम करेगा कि ओवरी से उसका अपना हार्मोन सीक्रेट करवाएगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन क्या करेगा, वो यूट्रन की वॉल जो रप्चर हो गई थी उसको दोबारा क्या करेगा, उसको रिपेयर कर देगा, यानी दोबारा नए वहां पर जो है वो सेल जो है डेवलप करके इसको थोड़ा क्या कर देगा, ठीक कर देगा। ये कौन सी वाली स्टेज हो गई, फॉलिकल फेज। फिर फॉलिकल फेज के बाद क्या होगा कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर जो है एस्ट्रोजन हार्मोन एक तो इसको रिपेयर करवाएगा, दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कराएगा। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन इनहिबिट होती है और एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ती है तो एक तीसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ग्राफिन फॉलिकल से जो है वो एग रिलीज करा के कहाँ ले आता है,
ओविडक्ट के अंदर। और जब ग्राफिन फॉलिकल से एक ओविडक्ट में आता है तो ये कौन सी स्टेज आ जाती है, ओव्यूलेशन फेज। और ओव्यूलेशन उसके बाद फिर क्या होता है कि जब एक रिलीज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल से, तो ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक येलो ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये एक खत्म हो जाएगा और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म होगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन बंद हो जाएगी। और फिर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जिसने यूट्रस की इनर वॉल को जो है वो फंक्शनल वॉल को जो मेंटेन करके रखा हुआ था, वो ब्लीडिंग के साथ जो है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी और उसकी बॉडी से पास आउट हो जाएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल।